हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? सभी का स्वागत है अपसर सीरीज में। और आज हम लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वीडियो नंबर 4, जो कि होने वाला है म्यूचुअल इंडक्शन पे। ये बेटा इस चैप्टर का आखिरी वीडियो रहेगा, जिसमें हम समझेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और लगाएंगे काफी क्वेश्चन जो कि होने वाले हैं जेई के प्रीवियस ईयर और कुछ होने वाले हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो। और स्वागत करता हूं मैं सभी बच्चों का हमारे चैनल विच इज फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स, और मेरा नाम है वरुण। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा इस वीडियो को। कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन समझते हैं। देखो, एक कॉन्सेप्ट से समझो तो आपको क्लियर होगा। उदाहरण के लिए मान के चलो ये हैं आप, दिस इज नथिंग बट यू। ठीक है, जीवन में अच्छा सक्सेस पा रहे हो, और ये कौन है? ये है आपकी मां। ठीक है, मदर। अब सोचो, तुम सक्सेस पा रहे हो, जितना ज्यादा सक्सेस पा रहे हो मामा उतना ही खुश हो रही है। जितना ज्यादा निराशा हाथ होती है तो मामा को भी उतना ही बुरा लगता है ना, मां को भी उतना ही बुरा लग रहा है। तो खुश तुम हो रहे हो तो पलट के इफेक्ट मदर पे भी आ रहा है, और वैसा इफेक्ट आ रहा है। तुम दुखी हो रहे हो तो मदर पे भी वही इफेक्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक म्यूचुअल रिलेशन है माँ और बेटे के बीच। बिल्कुल ऐसा ही होता है म्यूचुअल इंडक्शन में। जब आपके पास एक कॉइल होती है, मान लीजिए ये कॉइल है बेटा, ठीक है, और इसमें आपने मान लीजिए, अभी एसी तो सप्लाई में नहीं दे रहा, अभी डीसी ही दे रहे। मान लीजिए इसमें आपने सप्लाई दे रखी है और करंट फ्लो करा। जैसे स्विच बंद करा, इसमें कुछ आई वेरिंग करंट फ्लो करा। भाई धीरे धीरे जो करंट है वो ऊपर होगा, उठेगा, जिसकी वजह से यहां पर कुछ फ्लक्स करंट फ्लो करा, तो कुछ फ्लक्स बना। वो फ्लक्स अल्टरनेटिंग था, जिसकी वजह से इस सप्लाई में एक ईएमएफ डेवलप हो गया, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो में जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि यहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब मान लीजिए इसके बगल में एक और कॉइल रखी हुई है। ठीक है, मान लीजिए एक और कॉइल, इसमें कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है। अब हो क्या रहा है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो फ्लक्स बना, वो फ्लक्स यहां तक पहुंच गया। मान लीजिए हमने पहुंचा दिया। ठीक, अब हो क्या रहा है कि जब करंट चेंज हो रहा है, करंट वेरी कर रहा है, तो इस वेरिंग करंट की वजह से वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग फ्लक्स बनाती है। ये फ्लक्स जब यहां जाके एसोसिएट होता है, मतलब जब ये φ1 इधर पहुंच के φ2 बनता है, तो यहां पर भी कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। समझे? और ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली यहां के करंट पे। मतलब अब इस कॉइल को कहते हैं प्राइमरी और ये है आपकी सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो प्राइमरी कॉइल के करंट पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। जितना कम करंट, उतना मतलब जितना कम करंट वेरी करेगा उतना ही कम ईएमएफ यहां जनरेट होगा। तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये काम कर रहा है बिल्कुल एक ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, हेंस द नेम म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंड्यूस हुआ है ईएमएफ बिकॉज ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग। क्या आप कॉन्सेप्ट समझे? सेल्फ इंडक्शन में इसी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो सेल्फ इंड्यूस हुआ है, तो सेल्फ इंडक्शन। लेकिन इसकी वजह से यहां जो इंडक्शन हो रहा है, यहां जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, यहां जो इफेक्ट आ रहा है, वो कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सिर्फ इतना ही फर्क है म्यूचुअल इंडक्टेंस में और सेल्फ इंडक्टेंस में। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? द फिनोमेना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन अ सर्किट बाय चेंजिंग इन द करंट इन एन एडजेसेंट सर्किट। समझे? एक एडजेसेंट सर्किट में। ठीक है,
विच इज लिंक टू द फर्स्ट बाय द फ्लक्स लाइंस, जो मैंने अभी दिखाई, ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। वही सेम बात बट प्रॉपर डेफिनेशन में। मैं अपनी इन वीडियोस में ये डेफिनेशंस इसलिए लगाता हूं ताकि आपके आने वाले सीबीएसई एग्जाम्स में आप ऐसा ही कुछ डेफिनेशन लिखें। अगर ऐसा सवाल आया तो उसमें प्रॉपर डेफिनेशन सीबीएसई मांगता है कि आप उसमें लिखें, तो इसलिए डेफिनेशंस हैं ताकि आप अपने नोट्स में इनको डाला करें। सेकंड पॉइंट देखिए, लाइक सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सिंगल सर्किट, टू सर्किट हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस। जाहिर सी बात है, जैसे एक सेल्फ इंडक्टेंस एक सर्किट में, तो दो सर्किट में म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिल्कुल वही होती है जो सेल्फ इंडक्टेंस की, विच इज नथिंग बट हेनरी। जैसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, ऐसे ही इंडक्टर की हेनरी होती है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस ये होता है। अब जैसे सेल्फ इंडक्शन का एक फिनोमेना था, ऐसे म्यूचुअल इंडक्शन, जैसे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन था, ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होता है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L से डिनोट होता था, ये M से होता है। क्या है सर, ध्यान से देखो है क्या। मैंने अभी अभी एक सर्किट बनाया, क्या बनाया, मैंने आपको बताया कि मान लीजिए ये हमारा एक प्राइमरी सर्किट है, ठीक है, ये मेरा एक प्राइमरी सर्किट है, ठीक है, दिस इज माय प्राइमरी सर्किट, दिस इज माय प्राइमरी सर्किट, ये एक प्राइमरी सर्किट है, ठीक है। इसमें जैसे ही स्विच क्लोज करा, एक करंट, वेरिंग करंट फ्लो करा, जिसकी वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो कुछ ऐसे बनी और वो यहां गई। अब ये वेरिंग करंट बना रहा है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और वेरिंग फ्लक्स बना रहा है। इसकी वजह से आगे एक और कॉइल है, एक और कॉइल है, ये है वो कॉइल, ठीक है। ये कॉइल मेरी कैसी है, दिस इज माय सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। इस सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएट हो रही है प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप यहां ध्यान से देखो तो यहां जो सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स बनने जा रहा है, या जो EMF phi2 उसको बोलेंगे, या जो EMF इंड्यूस हो रहा है E2, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इस I पे। इसको मैं I1 नाम दे देता हूं ताकि प्राइमरी सेकेंडरी से आप रिलेट कर पाओ। तो यहां से अगर आप देखो तो आप ये बोल सकते हो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि जो phi2 है, जो फ्लक्स 2 है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I1 के बेटा। समझे कि जो सेकेंडरी फ्लक्स है वो प्राइमरी करंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट ही m कहलाता है। तो ये phi2 इक्वल्स टू -m I1 हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, आपको ये पता है फैराडे ये कहता है कि E इक्वल्स टू -n d∅/dt होता है। तो मैं अगर चाहूं तो यहां पर वैल्यू रख के -n, और फाई की जगह मैं चाहूं तो लिख सकता हूं m I1 अपॉन dt। तो यहां से अगर मैं E को लिखूं तो E बन जाएगा -nm, और यहां पर अच्छा d तो डाला ही नहीं, di/dt हो जाएगा, ठीक है। यहां से अगर कोई पूछे m क्या है तो मैं बोल सकता हूं m विल बी इक्वल्स टू E अपॉन n di/dt। अगर n 1 है, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, तो ये हो जाएगा E अपॉन di/dt, और इसका मॉड नेगेटिव साइन भी था। यानी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उस EMF की जगह, और ये E कौन सा है, ये E2 की बात हो रही है, E2 की बात हो रही है, और ये I कौन सा है, ये I1 है, ये I1 है। तो प्राइमरी करंट, इससे हम बोलेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बना क्या। ध्यान से देखो m किसके बराबर आया, एक तो ये रिलेशन आया आपके पास, और दूसरा रिलेशन आया आपके पास m इक्वल्स टू E2 अपॉन di1/dt का मॉड। अब इससे आप समझे क्या, इससे समझे जब प्राइमरी करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रहा होगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी करंट में, सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट का EMF इंड्यूस होगा, उसी के बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ध्यान से देखिए,
ध्यान से देखिए, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज सेड टू बी 1 हेनरी। 1 हेनरी की एक और डेफिनेशन आ रही है, व्हेन अ करंट चेंजेस at the rate of 1 ampere per second in one coil induces an EMF of 1 volt in another coil. Another coil यहां पर सेकेंडरी है और 1 coil यहां पर प्राइमरी है। ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसे बताया ये भी सेल्फ इंडक्टेंस की तरह एक तरीके से कॉइल की शेप और साइज पे डिपेंड करता है, और यहां पर ये कह रहे हैं कि ये क्लोजनेस ऑफ टू सर्किट्स पे डिपेंड करता है, उनका ओरिएंटेशन कैसा है, रखी कैसे गई है, और साइज और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। भाई यहाँ पे n 1 हो जाएगा तो कम हो जाएगा, अगर इस n को बढ़ाते जाओ तो वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, तो ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, m डिपेंड्स ऑन द क्लोजनेस ऑफ टू सर्किट्स, ये तो वही पॉइंट हो गया। ठीक है ना, तो ये तो वही पॉइंट हो गया। फिर द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ वन कॉइल व्हेन द रेट ऑफ टाइम चेंज ऑफ करंट थ्रू अदर कॉइल इज यूनिटी। मोटा मोटा बात वही है, कॉन्सेप्ट भी वही है जो सेल्फ इंडक्शन के थे, लेकिन बस प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी, किसी एक की वजह से दूसरी कॉइल में या दूसरी की वजह से पहली कॉइल में कितना चेंज आया है, यही है आपका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और हमेशा याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोसिटी ये बोलती है कि इस कॉइल की वजह से यहां जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो इस कॉइल की वजह से यहां भी होगा। याद रखिएगा, m of coil 1 due to second will be equals to m of coil 2 due to first। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम होती है, ये होता है यहाँ पर खत्म। आइए देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है, देखो इसे k से डिनोट करते हैं, सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला है m अंडर रूट L1 बाय L2। अगर आपके पास दो कॉइल है जिनका सेल्फ इंडक्शन L1 L2 है और म्यूचुअल इंडक्टेंस m है, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कुछ इस फॉर्मूले से आता है। अब ये बताता क्या है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 रह सकती है और मिनिमम 0। देखिए मान लीजिए दो कॉइल है, आप उसको कैसे कैसे रख सकते हो, ऐसे सोचो, या तो बिल्कुल ऐसे एक के ऊपर एक लगा दिया, ठीक है, एक के ऊपर एक सैंडविच कर दिया। इससे क्या होगा, जितना भी फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में बनेगा वो सारा सेकेंडरी में जाएगा। दूसरा क्या तरीका है, देखिए ऐसे रख दिया, इसमें क्या है, जितना प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स बनेगा कुछ सेकेंडरी में जाएगा, कुछ हो सकता है लीक हो जाए। तीसरा देखिए इतना दूर दूर इनको कर दिया कि यहां जो करंट बनेगा, यहां जो फ्लक्स बनेगा वो यहां जा ही नहीं पाएगा। तो कपलिंग हमको ये बताता है, या कपलिंग इस चीज की जानकारी देता है कि कितना फ्लक्स आप लिंक करवा सकते हो। अगर कपलिंग की वैल्यू 1 आ रही है, 1 मतलब ऐसा सिनेरियो कि सारा का सारा फ्लक्स लिंक कर गया। अगर कपलिंग की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब कुछ भी कपल नहीं कर पा रहा, कुछ भी जा नहीं पा रहा, तो ये 0 वैल्यू है। अगर 0 या 1 में है तो कहीं ये स्टेट आएगी। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देता हूं। इससे सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं, बल्कि डायरेक्ट कपलिंग नहीं पूछता, कहीं ना कहीं इसका यूज पूछ लेता है, तो ये पता होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। ये मैं पहले करवा चुका हूं, लेकिन तब मैंने म्यूचुअल इंडक्शन को नहीं लिया था। अब आइए म्यूचुअल इंडक्शन को समझते हैं, मतलब सीरीज और पैरेलल में क्या फॉर्मूला बनेंगे। फॉर्मूले आपके सामने, अब इसका क्या कैसे यूज होगा उसको समझो। फर्स्ट करो, आपके पास ये एक इंडक्टर है और एक सीरीज में एक और इंडक्टर है, ठीक है, ये L1 ये L2। मैं चाहता तो बेटा इस डायग्राम को एक इंडक्टर ऐसे बनाया और दूसरा इंडक्टर ऐसा बना दिया, ये L1 ये L2। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो यहां पर सेम फैशन चल रहा है और यहां अपोजिट हो गया। क्या ये बात समझे? जब ये सेम रहता है तो आप यूज करते हैं पॉजिटिव साइन इन द फॉर्मूला विच इज LS इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस 2M। लेकिन जब ये अपोजिट हो जाता है तो आप यूज करते हैं नेगेटिव साइन और फॉर्मूला बन जाता है L1 L2 माइनस 2M। क्या आप ये बात समझे? ये सीरीज का फॉर्मूला है। सेम ऐसे पैरेलल में भी रहेगा। पैरेलल में अगर सेम फैशन है तो प्लस 2M, वरना माइनस 2M, सिर्फ नीचे, ऊपर तो सेम रहेगा। क्या आप ये बात समझे? फटाफट ये सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला आपके सामने है। आई होप सभी बच्चे समझ गए होंगे। जैसे ही सेम फैशन रहता है यूज पॉजिटिव साइन, और अपोजिट होता है तो नेगेटिव साइन यूज करके आगे बढ़ सकते हो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से भी सवाल आते हैं।
ठीक है। सीबीएसई बोर्ड यहाँ से आपसे सवाल नहीं पूछता है, बट फिर भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स। अब ये क्या है, मान लीजिए आपके पास बेटा दो कॉइल हैं, ये है कॉइल 1, ठीक है, लेट्स से दिस इज कॉइल 1, ठीक है। एक और कॉइल ले लेते हैं हम लोग, एक और कॉइल ले लेते हैं हम लोग, ये एक और कॉइल, ठीक, दिस इज अनदर कॉइल, ये हमारे पास एक और कॉइल है। दोनों कॉइल का अपना अपना रेडियस मान लेते हैं। मान लीजिए ये बड़ी कॉइल का रेडियस है, ठीक है, ये बड़ी कॉइल का है, और ये है छोटी कॉइल का ये रेडियस, इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं R1, ये मान लेते हैं R2, दिस इज माई कॉइल 1 एंड दिस इज माई कॉइल 2, ठीक है। अब आपसे वो ये कहेगा कि ये कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स हैं जो एक के ऊपर एक या एक के अंदर एक, इन कॉइल्स की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए क्या होगा। देखिए बहुत बेसिक तरीका है, जब भी ऐसे सवाल आते हैं व्हाट यू गॉट टू डू इज, आप किसी एक को प्राइमरी मानो, उस पर करंट फ्लो करवाओ और उसकी वजह से दूसरे के में कितना फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है ये निकालो। जैसे उदाहरण के लिए मैं किसी को भी प्राइमरी, लेट्स से कॉइल 1 इज माय प्राइमरी कॉइल, मान लो ये मेरे लिए प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, मैंने इसमें करंट फ्लो करवा दिया I, अब इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, इस क्लॉकवाइज करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है मुझे क्रॉस, ठीक है, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मुझे पूरी जगह मिल रही है, ठीक है, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अब सबसे पहले इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं कितनी है, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, बी कितना मिल रहा है सर, बी मेरे को मिल रहा है, फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, म्यू नॉट आई बाय 2R1, ठीक है। अब मान लो ऐसे में कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स N1 भी हुए तो मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड N1 कर देता हूं, इससे मेरे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अब कितना फ्लक्स बन रहा है सेकंड कॉइल में, तो सर वो बन रहा होगा ये मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 2R1 इंटू में आई N1, ये आ गया जो मैग्नेटिक फील्ड है। और दूसरा एरिया कितना है, जानते हैं ना फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा 0 है, मतलब कॉस थीटा 1 हो जाएगा क्योंकि थीटा 0 है, तो डायरेक्ट अब मेरे को बी की वैल्यू मैंने ऊपर से ले ली। अब एरिया कितना है, एरिया है ये छुटका सा कॉइल 1 का, तो एरिया को गुणा कर दो विच इज पाई R2 का स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा बेटा phi2 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई N1 N2, क्योंकि इसके अंदर N2 कॉइल्स मान लेते हैं, N2 कॉइल्स, तो यहाँ पे N2 भी कर देते हैं, तो N1 N2 पाई R2 का स्क्वायर बटे 2R1। बेटा इसका कंपैरिजन आप करिए, phi2 इज प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू mi से, तो ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, कंपैरिजन करिए तो बेटा m आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर बाई 2R1, दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया आपके लिए कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड में क्या है, सोलेनॉइड तो बहुत ही बेसिक है, आप इजीली कर सकते हैं। वही तरीका, मान लीजिए मेरे पास एक ये सोलेनॉइड है, ठीक है, इसमें कुछ करंट फ्लो करवा देते हैं, मान लीजिए ये वेरिंग करंट फ्लो करवाया है I, इस सोलेनॉइड की लेंथ मान लीजिए बेटा L है और नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए N1 है। ऐसे ही मेरे पास एक और सोलेनॉइड है यहाँ पर, ठीक है, इस सोलेनॉइड में यहाँ पर कोई ये सोलेनॉइड है, ठीक है, यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बेटा N2 है, ठीक। और यहाँ पर क्योंकि ये I वेरिंग था, जिसकी वजह से यहाँ जो भी फ्लक्स बना वो फ्लक्स इस कॉइल से एसोसिएट है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी कुछ EMF इंड्यूस हो गया है। अब मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे। तो पहला वही, किसी एक को प्राइमरी मानिए, तो मान लीजिए ये मेरा प्राइमरी है क्योंकि करंट हमने इसमें ही फ्लो करवाया है, तो ये मेरा सेकेंडरी सर्किट हो गया, ठीक है ना,
ये मेरा सेकेंडरी कॉइल, ये सेकेंडरी सर्किट हो गया। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है जो यहां पर बन रही है सर? वो बन रही है म्यू नॉट एन आई। मैं चाहूं तो बी को मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट, और स्मॉल एन को मैं लिख सकता हूं कैपिटल N1 बटे एल, क्योंकि एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू में आई। ये बी है। ठीक है, और मान लेते हैं कि ऐसा सिनेरियो है कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 है, ये सारा का सारा फ्लक्स यहां एसोसिएटेड है। सो इफ दिस इज ट्रू देन यहां पे जो फ्लक्स बनने वाला है फाई, या पहले मैं फ्लक्स निकालूं तो वो कितना बनेगा? तो सर फाई टोटल यहां पर बन जाएगा बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा यहां पर बेटा 1 हो जाएगा, तो ये फाई टोटल यहां पर बनेगा बी। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है सर? इतनी है, म्यू नॉट N1 आई बाय एल। तो ये तो है मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर बनी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है यहां पर, एरिया मान लीजिए इसका यहां पर एरिया S मान लेते हैं हम। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, तो बेटा ये N2 मान लेते हैं, तो ये N2 आ गया। तो ये जो है वो फाई टोटल है। अब इसका कंपैरिजन करते हैं फाई टोटल का फॉर्मूले विच इज MI से। फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन आपस में करिए, इक्वेट करिए, तो आपको मिलेगा M will be equals to mu naught N1 N2 S by L। देखिए म्यू नॉट N1 N2 S by L, चाहे तो S को खोल के पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं। इन केस इन दोनों के बीच में एयर की जगह कोई और मीडियम है तो आपका फॉर्मूला तब बन जाएगा म्यू M N1 N2 S by L। आप जानते हैं परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल बेटा ये बराबर होता है म्यू आर बाय म्यू नॉट के, सॉरी फॉर्मूला उल्टा लिख दिया मैंने। आप जाते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी बराबर होती है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे म्यू एम जो है बेटा उसको रिप्लेस कर सकते हो आप म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर से। बेटा ये वैल्यू इसमें रखो तो m आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर N1 N2 S by L, and this is the formula for mutual inductance। तो आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर सोलेनोइड के ये फॉर्मूले आ गए हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ग्रोथ एंड डिके करंट। अब इसका क्या फिनोमेना है, ये क्या है, आइए बहुत आसान तरीके से इसको भी समझते हैं कि क्या है ग्रोथ एंड डिके करंट। समझना, फर्स्ट करो तुम्हारे पास एक RL सर्किट है, ये R और ये L। ठीक है, इस RL सर्किट में एक स्विच था और एक बैटरी लगी थी, और इसको आपने बैटरी को इस सिचुएशन में अभी बैटरी थी, मतलब जब बैटरी को आपने ताज़ा ताज़ा बंद करा तो समय बिल्कुल ज़ीरो था, और t इक्वल्स टू ज़ीरो पे बैटरी में मतलब इस सर्किट में RL सर्किट में जो करंट था वो शुरुआत में कुछ फ्लो ही नहीं हुआ, तो ये ज़ीरो था। फिर एक समय आया जब जिसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट, जिसमें ये जो पूरा सर्किट है इसमें धीरे धीरे करंट बढ़ता गया, और एक समय आया जब समय पूरा हो चुका था, तब इसमें करंट की वैल्यू पीक अपनी पकड़ चुकी थी, और L जो था वो शॉर्ट हो चुका था। याद करो हमने सेल्फ इंडक्टेंस में जब टोटल टाइम हो जाता है तो इंडक्टर को हम शॉर्ट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। तो आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो रीच हो गया, सॉरी मैंने बैटरी नहीं बनाई, पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पर ये रीच हो गया था। ठीक है, लेकिन इन दोनों सर्किट के बीच में भी एक सिनेरियो होता है जो हमारे लिए यहाँ पर हम जिसका एनालिसिस करेंगे, वो सिनेरियो होता है बीच की कंडीशन जब समय कुछ t के बराबर था और करंट भी कुछ आई, धीरे धीरे ग्रो हो रहा था करंट। ठीक है, तो वो सर्किट है हमारा ये, जिसमें आपके पास R भी है, L भी है, और स्विच क्लोज भी है, और बैटरी भी आपने पूरा E बैटरी यहाँ पर EMF जिसका E है वो लगा रखी है, और करंट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ये कैसा करंट है? जो कि ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग करंट है। तो हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो इसके लिए करने वाले हैं।
ठीक है, आइए इसका एनालिसिस करते हैं। मैं इस सर्किट में केवीएल अप्लाई करने जा रहा हूं। ठीक है, अप्लाई केवीएल, केवीएल इन सेकेंड सर्किट। समझना, इसको मजेदार डेरिवेशन है। ठीक है, तो केवीएल अप्लाई करते हैं। तो केवीएल की मैं क्लॉकवाइज चलता हूं तो पॉजिटिव से निकलूंगा तो लिखेंगे ई, फिर करंट और मैं दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो माइनस आई आर, फिर यहां पे माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। ये केवीएल की कंडीशन बन गई। ठीक है, आइए इसको आगे लिखते हैं। अब क्या कर सकते हैं, मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं ई माइनस आई आर इक्वल्स टू एल डी आई बाय डी टी। हाँ सर, लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मैं चाहूं तो इसको डी टी को इधर फेंक सकता हूं, ये रहा डी टी, और एल को डिनोमिनेटर में यानी कि एल डी आई की जगह बेटा डी आई छोड़ सकता हूं, और ई माइनस आई आर को नीचे भेज सकता हूं तो ई माइनस आई आर ऐसा नीचे आ जाएगा। तो मैं यहां से यहां तक आ चुका हूं, डी आई एक तरफ डी टी एक तरफ। अब मैं यहां से पूरे में जंप करना चाह रहा हूं तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन बनाता हूं। इसको इंटीग्रेट करते हैं जीरो से, जब समय जीरो था, और टी पे, मतलब मैं यहीं दोनों के बीच में घूम रहा हूं। तो पहले मैं फर्स्ट से सेकंड में जाता हूं। ठीक है, जब हम डिके करंट करेंगे तो यहां से इधर जाएंगे। तो जब यहां से आगे जाते हैं तो जब समय जीरो था तो करंट जीरो था, जब समय टी था तो करंट कुछ आई हो गया, हमने लिमिट लगा दी। आइए इसे इंटीग्रेट करते हैं। अब ध्यान से देखो, ये तो एल कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। तो यानी LHS में तो आपको कोई दिक्कत नहीं, यहां तो इंटीग्रेशन सिंपल t ही आएगा। ठीक है ना, ये t बाय एल, ये इंटीग्रेशन आया भाई, dt का t हो गया, फिर लिमिट पुट करी तो पहले t माइनस जीरो इज t, तो t बाय एल ही आएगा। LHS में तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत करता है ये RHS। अब इस RHS के लिए आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो। पहले मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, फिर इसको करते हैं। तो आप ध्यान से देखो, इसको अगर आप देखोगे तो ये किस फॉर्म में है बेटा, ये फॉर्म में है। हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्या, कि अगर कोई भी फंक्शन dx अपॉन बी माइनस ए एक्स की फॉर्म में हो तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप कर सकते हो 1 अपॉन माइनस ए लॉग बी माइनस ए एक्स। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। सो अगर मैं इसको इसमें यूज करके लिखूं तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी। मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, पहले तो LHS को लिखो, तो LHS तो सर सिंपल t बाय एल हो जाएगा, और यहां पर माइनस ए मतलब माइनस 1 बाय आर, और अंदर आएगा लॉग, और अंदर b माइनस ए एक्स यानी e माइनस आई आर, तो ये e माइनस आई आर हो जाएगा। और लिमिट हम वही लगाएंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ सर, जीरो से आई तो जीरो से आई। आइए लिमिट को खोलते हैं और इसको देखते हैं। तो ये आएगा t बाय एल इक्वल्स टू माइनस 1 बाय आर, ये हो जाएगा लॉग, पहले i की जगह आई, लॉग e माइनस आई आर माइनस लॉग सिंपल e, क्योंकि i जीरो हो जाएगा तो लॉग e हो जाएगा। तो ये आपको बेटा इक्वेशन मिलेगी। इसको यहां फेंको तो ये बन जाएगा माइनस आर टी बाय एल इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल्स टू लॉग ए बाय बी, ई माइनस आई आर बटे ई। बेटा ये इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये आपके पास ऐसी इक्वेशन आ गई। अब चाहो तो आप लॉग को इधर फेंक सकते हो, तो जब इधर फेंकोगे तो ये बन जाएगा ई माइनस आर टी बाय एल इक्वल्स टू, और इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस आई आर बटे ई। बेटा इसको यहाँ फेंको, उधर इसको वहाँ फेंको, तो ये बन जाएगा आई आर बटे ई इक्वल्स टू 1 प्लस, ये इधर चला जाएगा, ओ सॉरी ये इधर आया तो प्लस, ये इधर आया तो माइनस ही होगा, माइनस ई पावर माइनस आर टी बाय एल। कुछ ऐसी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। आई बराबर हो जाएगा, आई विल बी इक्वल्स टू ई बाय आर, ई को वहां फेंका, आर को नीचे फेंका, और अंदर आया 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, ये आ गया। नाउ व्हाट इज ई बाय आर, सिर्फ ई बाय आर, मतलब सोचो अगर एल हो ही ना तो सिर्फ ई बाय आर, सर ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब यहां पर हम एक चीज करने जा रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं लेट
मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लेट एल बाय आर इक्वल्स टू टाउ। मैंने एक कांस्टेंट माना है इसको, जिसको मैंने बोला टाउ है, कि भैया आर और एल दोनों ही कांस्टेंट है। तो एल बाय आर की जो वैल्यू मानी मैंने, एल बाय आर, उसको मैंने बोला ये टाउ है, एक कांस्टेंट है। तो मेरी ये इक्वेशन कैसी दिखाई देगी? मेरी इक्वेशन दिखाई देगी आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर एल बाय आर की जगह टाउ लिख सकता है, तो ये हो जाएगा माइनस टी बाय टाउ। ये कुछ ऐसी दिखाई देगी। ठीक है भाई, देखो ना, देखो ये क्या है, पावर ही तो है, एक नंबर ही तो है। तो इसलिए एल बाय आर जो है वो भी समय को ही बता रहा है, एक ऐसा कांस्टेंट है जो समय को ही बता रहा है ना, तभी तो ये पावर में डिवाइड हो सकता है। तो अगर ये ऐसा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि लेट एट t इक्वल्स टू टाउ, मतलब जब समय आया कि ये समय टाउ के बराबर था तब क्या मिलेगा आपको। तो यहां आप बोल सकते हो आपको इक्वेशन मिलेगी i इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर। अब ध्यान से देखो, t की जगह मैं टाउ लिख सकता हूं, तो ऊपर भी टाउ नीचे भी टाउ, टाउ कट जाएगा, बचेगा सिंपल -1। इसको सॉल्व करो, ये बन जाएगा i इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस 1 बाय ई। बेटा इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आई नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई ई होता है 0.37, तो ये होगा 0.37। फर्दर सॉल्व करोगे तो आई इक्वल्स टू 0.63 टाइम्स आई नॉट मिल जाएगा आपको। इसका मतलब आप बोल सकते हो ये आपको वैल्यू कब मिलेगी करंट की? एट टी इक्वल्स टू टाउ। तो आप ये बोल सकते हो कि जो टाउ है या टाइम कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाउ का मतलब टाइम कांस्टेंट। तो आप बोल सकते हो कि एट टाइम कांस्टेंट टाउ, ये वो वैल्यू है टाइम की जिसमें करंट अपनी पीक वैल्यू का 0.63% अचीव कर जाता है। अगर इसके को ग्राफ से दिखाया जाए, अगर इसको ग्राफ से समझाया जाए, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे करंट है और यहाँ पर टाइम है, तो जो जैसे ही स्विच क्लोज हुआ वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, और एक टाइम आया जब करंट अपनी पूरी पीक वैल्यू पकड़ जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये ग्राफ आपको यहां पर मिलेगा, जिसमें ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट, ये तो है आई नॉट, यानी इसकी पीक वैल्यू, दिस इज आई नॉट, ठीक है ना। और कहीं पे आपको ये वैल्यू भी मिलेगी, ये वैल्यू भी मिलेगी इधर कहीं, ठीक है, ये वैल्यू भी मिलेगी। इस वैल्यू में ये जो है ये रहेगा आपका टाउ, जिसमें आई होगा 0.67 ऑफ आई नॉट। ये इसका ग्राफ है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। इसको अगर आप याद कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये है आपका ग्रोइंग करंट। कैसा करंट है? दिस इज योर ग्रोइंग करंट, ठीक है ना। तो जैसे आपके पास ये ग्रोइंग करंट है, ठीक है, वैसे ही आपके पास डिके करंट भी है। क्या है? डिके करंट। अब ये डीके करंट में क्या है? भाई वहां करंट ग्रो हो रहा था तो यहां पर डिके हो रहा होगा। अब डिके हो रहा होगा तो मतलब फर्ज करो आपके पास ये आरएल सर्किट था, ठीक है ना, ये आरएल सर्किट था। थोड़ा सा सर्किट मैं इस बार अलग बनाऊंगा ताकि बच्चे इस पे समझ पाए कि ये ऐसा क्यों करा गया है। ठीक है, ये आर है, ये एल है, और मेरे पास यहां पर एक ऐसा स्विच है, ठीक है, ये एक ऐसा स्विच है। इसको मैं पकड़ के ऐसे ठक ऊपर भी कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं ऊपर करूंगा तो ये बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी और
ऊपर से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मान लीजिए एक ऐसा सिनेरियो है कि अभी ये सिनेरियो था इनिशियल सिनेरियो, अब धीरे धीरे करंट आउटर सर्किट में फ्लो करता जा रहा है। अब हमने क्या करा, बैटरी को हटा दिया, मैंने इस बैटरी को हटा दिया और ये जो सर्किट है, बैटरी हटा दिया और इस सर्किट में जो स्विच था इसको मैंने ऐसा ऊपर कर दिया यहां। अब क्या हो गया, बैटरी हट गई। अब जो इसमें करंट है वो डिके कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये जो मेरी कंडीशन थी जिसमें t 0 के बराबर था, इसमें करंट अपनी पीक वैल्यू रीच कर चुका था, ठीक है ना। I जो था वो I0 के बराबर था। अब यहां पर कोई t इक्वल्स टू t के बराबर, यहां पे करंट की वैल्यू कुछ I हो गई, डिके कर रहा है, करंट धीरे धीरे मर रहा है। तो आइए इसी सर्किट को एनालिसिस करते हैं और डायरेक्ट यहां पर हम अपना KVL लगाते हैं। तो ये सर्किट 2 है, ये सर्किट 1 है, तो मैं कह रहा हूं अप्लाई KVL एट सेकेंड सर्किट। तो इसमें अगर आप KVL लगाओगे तो आप क्या बोलोगे, आप डायरेक्ट बोलोगे कि माइनस IR माइनस LDI बाई DT इक्वल्स टू 0। ये तो है नहीं उधर, यानी आप बोल सकते हो माइनस IR इक्वल्स टू L DI बाई DT, यानी आप इसको फर्दर लिख सकते हो DT बाई L इक्वल्स टू DI बाई IR, और माइनस का साइन तो यहाँ पर है, ये माइनस का साइन इधर है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं कहाँ से कहाँ, सर मैं 0 से t पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो जब 0 से t पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जब टाइम 0 था तो करंट अपनी पीक वैल्यू I0 पे था ही, और जब टाइम t हुआ तो करंट I हो गया। तो ये रहा सेम वही LHS में dt बाई एल, एल को बाहर रखना, dt को इंटीग्रेट करोगे तो t हो जाएगा, t में t माइनस 0 करोगे तो सिर्फ t बाई एल बचेगा। तो LHS में तो आपको सिंपली t बाई एल ही मिलना है, तो ये t बाई एल ही मिलेगा LHS में। RHS में करोगे तो ध्यान से देखो माइनस 1 बाई आर बाहर आ जाएगा, और di बाई आई को जब इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा log i, दिस इज log i। और जब लिमिट लगाओगे तो लिमिट इस पे लगेगी कहाँ से कहाँ, I0 से I की लिमिट लगेगी। आइए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, t बाई एल इक्वल्स टू माइनस 1 बाई आर, और ये आपका बन जाएगा log i माइनस log I0। तो log a माइनस log b विल बी log a बाई b, यानी माइनस 1 बाई आर log i बाई I0। ये इक्वेशन आ गई। माइनस आर को इधर फेंको तो ये हो जाएगा माइनस आर टी बाई एल इक्वल्स टू लॉग आई बाय I0। लॉग को इधर फेंको तो ये हो जाएगा ई माइनस आर टी बाई एल इक्वल्स टू आई बाय I0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी आई इक्वल्स टू I0 ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। सेम वही आप लेट करो जो पीछे लेट करा था, कि लेट L बाय आर इक्वल्स टू टाउ, सो I विल बी I0 ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। सेम अगेन एट t इक्वल्स टू टाउ, जब समय टाउ के बराबर होगा I विल बी इक्वल्स टू I0 ई की पावर माइनस 1, सो I इक्वल्स टू I0 बाय E। 1 बाई ई इज 0.37, तो हो जाएगा 0.37 I0। यानी आप बोल सकते हो डिकेइंग करंट के लिए टाइम कांस्टेंट क्या है, एट t इक्वल्स टू टाउ। ये डिकेइंग करंट के लिए मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं कि ये वो टाइम की वो वैल्यू है जिस पर करंट अपनी पीक वैल्यू का घटते घटते 0.37 ही रह जाता है। यानी इसका भी अगर मैं ग्राफ बनाने पे आऊं तो ये इसका ग्राफ बनेगा, दिस इज टाइम, दिस इज करंट। तो इसका ग्राफ कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा घटता हुआ दिखाई देगा, ये घटता हुआ दिखाई देगा, जिसमें कहीं एक आपको वैल्यू मिल जाएगी जिसमें करंट अपनी वैल्यू का 0.37 घट चुका होगा, और यही बेटा आपका टाउ है। तो ये है आपका ग्रोइंग करंट और ये है आपका डिके करंट। उम्मीद करता हूं आपको सर्किट समझ आया होगा और ये सारी डेरिवेशन समझ आई होगी। तो यहाँ पर हमारा मेन सारा का सारा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। आइए सवाल देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे
इजी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कह रहे कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स व्हेन अ करंट 2 एम्पियर चेंजेस टू 6 एम्पियर इन 0.2 सेकंड्स। ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बता दो कितना है, तो 2 से 6 हो गया, यानी 2 3 4 5 6, 4 एम्पियर चेंज हुआ है कितने 0.2 सेकंड्स में। तो ये वैल्यू आपको पता है। आपको कह रहा है ईएमएफ भी इंड्यूस हुआ है कितना 20 मिली वोल्ट 10⁻³ वोल्ट, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में। तो आपको कह रहा है एम की वैल्यू बता दो, एम की वैल्यू बता दो। फेमस फॉर्मूला लगाओ E = m di/dt। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, E की वैल्यू है 20 × 10⁻³ m मुझे चाहिए, और di/dt कितना हो गया 4/0.2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो कट रहा है उसको काटो, जो कट रहा है उसको काटो। ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 2, 2 से ये कट जाएगा 0.1, 0.1 को इधर फेंको तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 1, यानी आंसर आपका m की वैल्यू आएगी सिंपल 1 × 10⁻³ हेनरी। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है आपको, 2022 जेई का क्वेश्चन है। कह रहा फॉर द गिवन सर्किट द करंट थ्रू द बैटरी, बैटरी में करंट बता दो कब, जब आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एस। अच्छा, जैसे ही स्विच को क्लोज करा गया तब करंट बता दो। तो जैसे ही स्विच क्लोज करा गया, फॉर द गिवन सर्किट द करंट थ्रू द बैटरी 6 वोल्ट जस्ट आफ्टर, मतलब बस स्विच क्लोज ही करा है। तो जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे तब इंडक्टर करंट को फ्लो होने नहीं देगा। तो यहां पर आपका जो इंडक्टर है बेटा वो हट जाएगा, इंडक्टर यहां नहीं रहेगा। मतलब ये पूरा का पूरा ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, सिर्फ ये सर्किट है, करंट यहाँ घूमेगा। तो 4 और 2 6 ओम यहाँ सीरीज में है, सीरीज में है तो 6 वोल्ट है। तो V = IR सिंपली लगाओ, 6 = I × 6, I विल बी 1 एम्पियर इज द आंसर। 2022 जेई मेंस का सवाल है बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे देखिए 2024 का आपके पास सवाल है। कह रहा है इन अ कॉइल द करंट चेंजेस फ्रॉम -2 एम्पियर टू +2 एम्पियर। मतलब di/dt अगर मैं निकालने पे आऊं तो 2 से -2 से +2, तो कितना हो गया, ये हो गया 4 एम्पियर का चेंज। कितने टाइम में हुआ 0.2 सेकेंड्स में हुआ। कह रहा है ईएमएफ भी इंड्यूस हुआ कितना 0.1। अच्छा, इसमें तो सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, तो E = L di/dt कर लो। E कितना है 0.1, L की वैल्यू निकालनी है, di/dt 4/0.2। इसको वहां फेंको तो ये कितना हो जाएगा 0.02 = L × 4। इसको काटो तो ये हो जाएगा 0.02/4 = L। फर्दर काटो 2 × 10⁻²/4, इसको काटो आधा यानी 0.5 × 10⁻², यानी 5 × 10⁻³ बेटा ये L की वैल्यू है, यानी कि 5 मिली हेनरी इज द वैल्यू ऑफ L, यानी योर करेक्ट आंसर इज B, ऑप्शन B, ठीक है। तो ये एक और सवाल था। नेक्स्ट देखिए 2021 जेई का एक सवाल है। आपको कह रहा है 9 वोल्ट की बैटरी है और सभी R की वैल्यू सेम है, कितना 2। R की वैल्यू कितना है 2 ओम R की वैल्यू आपको दे रखी है। इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है 2 मिली हेनरी और ये भी 2 मिली हेनरी। और आपको कह रहा है कि द करंट आई जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज, जस्ट आफ्टर द स्विच, जैसे ही जस्ट आ जाता है इसका मतलब जहां भी इंडक्टर है बेटा उसको शॉर्ट करो, मतलब उसको ओपन करो। मतलब ये इंडक्टर यहां नहीं रहा, ठीक है, और ये इंडक्टर भी यहां नहीं रहा, मतलब ये दोनों ब्रांच बाहर हो गई, सिर्फ ये ब्रांच बची है। तो 2 और 2 4, यानी रेजिस्टेंस है 4 ओम। V = IR सिंपली लगाओ, V है 9, I पता नहीं, R 4, तो बेटा 9/4 इज द करंट, यानी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 9 10, 4 पंजे 20, यानी 2.25 सही आंसर है ऑप्शन नंबर C। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक और आपके पास सवाल आ गया, इसमें देखिए 3 रेजिस्टेंस है, इसमें भी यही पूछ रहा है कि लॉन्ग आफ्टर स्विच हैज बीन क्लोज। अच्छा, इसमें कह रहा है लॉन्ग आफ्टर, बहुत देर हो गई स्विच क्लोज हुए। देखो सारी चीजें दे रखी है, कह रहा है द करंट थ्रू द बैटरी लॉन्ग आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज, मतलब बहुत देर हो गई है। जब बहुत देर हो जाती है तो इंडक्टर को हम शॉर्ट करते हैं, मतलब ये इंडक्टर यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा। R R R सॉल्व करोगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा R/3 ओम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 है, तो 12/3 करो तो 12
बटे 3 करो तो बेटा 4 ओम आएगा। 4 ओम इसमें आपका रेजिस्टेंस है, बैटरी 12 वोल्ट है तो 4 तिया 12, यानी करंट वुड भी 3 एम्पियर डायरेक्ट यहाँ से खत्म हो जाता है ये। और इसी के साथ हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक भी होता है खत्म। शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा है हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और सीबीएसई बोर्ड्स की तैयारी करते रहो। कोई दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं सभी के जवाब देता हूँ। बाय बाय।